Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss BCom honors and the important question of second semester. कोर कोर्स है ये, पेपर 4 की बात कर रही हूँ मैं, कॉर्पोरेट लॉ, और यहाँ पे यूनिट 1 to 5 डिस्कस करूँगी मैं. कोशिश करूँगी एज़ पर योर फीडबैक, जितना जितना आप लोग फीडबैक देते रहोगे उतना जल्दी मैं आपके पार्ट्स अपलोड करती रहूँगी. और ये डिटेल लेक्चर होने वाला है तो आप लोग इसको गो थ्रू ज़रूर करना फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज़ योर कंटेंट एंड सिलेबस and that is started from companies, types of companies, formation and incorporation of companies, memorandum, article, prospectus, shares, company management meeting, dividend audit and auditor winding up. मैं एक एक करके आप लोगों के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी डिस्कस कराऊँ. नाउ अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ तो यूनिट 1 में सबसे पहले आपका कंसिडर किया जाता है कंपनीज. कंपनीज क्या है? कंपनी एक वर्ड से बनी है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, कम अलग कर देते हैं, पनी अलग कर देते हैं. अब इन दोनों का मतलब क्या है, चलो इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इसकी मीनिंग ऑफ कंपनी, सबसे पहले मैं यहाँ लेके आती हूँ आप लोगों को. द वर्ड कंपनी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साई. कम मीन्स होता है विच मीन्स विद और टुगेदर, और इसका मतलब होता है ब्रेड. मतलब जब काफ़ी सारे लोग एक साथ एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं तो उसको कंपनी बोला जाता है. यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो कि यूएसए ने डिफाइन की है, चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ यूएसए. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आप लोगों को पता है, इसका एग्जिस्टेंस खुद का होता है. इनविजिबल है, जिसको आप देख नहीं सकते. इनटेंजिबल है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो. एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ. लॉ के नियम के हिसाब से, कानून के नियम के हिसाब से चलता है. और ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि कानून ने बनाया है. ओनली दोज प्रॉपर्टीज विद द कैरेक्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्स अपन इट आइदर एक्सप्रेसली और इंसिडेंट इज वेरी एग्जिस्टेंस. मीन्स ओवरऑल ये कहने का मतलब इनका ये है, एक कंपनी जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इंटेंजिबल होता है, और जो कि रिलेटेड टू लॉ होता है. ये जो सब कुछ मिला जुला के अगर बोला जाए तो इसको कंपनी बोलेंगे. जो इम्पोर्टेंट है, एक डेफिनेशंस तो मेरे एंड से कंप्लीट कर ही लेना. A company is an artificial person created by law having a separate entity. ये देखो सिंपल सी डेफिनेशन और सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं इसमें. विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि लॉ ने बनाई है, जिसकी एग्जिस्टेंस अलग है, और परपेचुअल सक्सेशन है, लाइफ लॉन्ग चलेगा, और इसकी एक कॉमन सील होती है. अब एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये कहते क्या है. ये एक एक जो पॉइंट है ना, सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक एक पॉइंट कहते क्या हैं. दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. नाउ अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी की बात करूं तो सबसे पहले आता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल से बना हुआ होता है, ठीक है. और इसके अंदर ये जो सेक्शन 464 है, अगर ये बोलता है कि इफ़ देयर आर मोर देन 50% इन एनी बिजनेस, अगर 50 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको इसको कंपनीज एक्ट के अंदर लेके आना ही पड़ेगा. और क्या बोल रहा है इस पॉइंट के अंदर, एक कंपनी जो है वो लोगों से बनी हुई है और लोग उसमें खुद आके रजिस्ट्रेशन करते हैं, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है. ये सारे पॉइंट साथ के साथ नोट करोगे ना, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी. तो आप लोगों के लिए फिर जब आप लोग उसकी रिवीजन करोगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा. हर एक सेक्शन लिखना ज़रूरी नहीं है, हर एक सेक्शन को लर्न करना ज़रूरी नहीं है. एक मेन पॉइंट होना चाहिए. अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ और उसके अंदर का थोड़ा बहुत कंटेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मीन्स एक अपनी एग्जिस्टेंस बनती है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, खुद की एक एग्जिस्टेंस होती है, बट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ. ये खुद एग्जिस्ट नहीं करता, खुद काम नहीं करेगा, खुद मूव नहीं करेगा, खुद प्रॉफिट नहीं कमाएगा.
लेकिन कंपनी की नज़र में, लॉ की नज़र में इनको अलग अलग माना जाता है कि मेंबर ऑफ द कंपनीज आर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपनी। नाउ इसकी जो राइट्स लायबिलिटी है वो नेचुरल पर्सन की तरीके से होती है, ये खुद ऑपरेट करती है, इलेक्टेड बाय, इट हैज़ टू ऑपरेट थ्रू अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द ब्रेन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रेन होते हैं कंपनी के। फिर इन्होंने बोल रखा है आगे, ओनली ब्रेन्स ऑफ द कंपनी विच इज द बॉडी एंड द बिजनेस कैन डज द वर्क ओनली थ्रू दैम। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स मेंबर इज सेपरेटेड, मेंबर्स या शेयर होल्डर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, इन्होंने बोला है मेंबर्स या शेयर होल्डर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपनी, मीन्स दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द कंपनी। पर्सनली लायबल नहीं है। अभी आगे पढ़ोगे तो आप ये भी वर्ड पढ़ोगे कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की करूं तो इसके जो एक्सेप्शन होते हैं ना, इसमें वर्ड आता है कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये वर्ड अभी आप पढ़ोगे और ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, गिव सम एग्जांपल्स, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसका एक एक्सेप्शन है ये, इसका एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लीगल एंटिटी अलग है, मीन्स कंपनी अलग है अपने मेंबर से, अपने शेयर होल्डर से, और इस सीक्वेंस में कहते हैं कि कंपनी और जो उसके मेंबर्स हैं वो किसी किसी जगह पे एक ही तरह ट्रीट किए जाते हैं। वो कौन कौन सी जगह हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी समझ आ गया कि जो बिजनेस है, जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर से अलग है, मीन्स कंपनी कोई नुकसान करेगी तो कंपनी इज लायबल, नॉट द शेयर होल्डर्स, नॉट द मेंबर्स, नॉट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। नाउ आगे अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स आप लोग गो थ्रू कर लेना, होपफुली इतनी एक्सप्लेनेशन कंपलसरी है, इतनी तो का एक्सप्लेनेशन कंपलसरी आपको एग्जाम में देना। परपेचुअल एग्जिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, पर्सन मे कम एंड पर्सन may go but the company continues forever। इसका क्या मतलब है? लोगों के आने या जाने से कंपनी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इंसॉल्वेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, यहाँ पे लिखा है ना, कंपनीज लाइफ डज नॉट डिपेंड अपन द डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट और एनी ऑल, इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता कंपनीज ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, रिवर की तरह वो अपना पानी बदलती हुई रहती है। कॉमन सील का मतलब क्या है, देखो इसको समझते हैं। कॉमन सील इज कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसकी कोई नेचुरल पर्सन की तरह, नो बॉडी लाइक टू नेचुरल पर्सन, इट कैन नॉट साइन डॉक्यूमेंट फॉर इट सेल्फ, इट एक्ट थ्रू नेचुरल पर्सनैलिटी हु इज कॉल्ड इट्स डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स करेंगे वही कंपनी को लीगल अथॉरिटी माना जाएगा। कंपनी की एक लीगल एंटिटी होती है, कंपनी का एक स्टैम्प होता है, कंपनी ने जिस चीज पे स्टैम्प कर दिया मतलब कंपनी इज लायबल फॉर दैट थिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लॉ हैज प्रोवाइडेड फॉर द यूज ऑफ कॉमन सील विद द नेम ऑफ द कंपनी स्टैम्प्ड ऑन इट। वो लीगल बन जाता है कंपनी के पर्सपेक्टिव से जहाँ पे कंपनी सिग्नेचर करती है। ये हो गया आपका कॉमन सील। लिमिटेड लायबिलिटी भी मैंने बताया था आप लोगों को कि पार्टनरशिप की तरह इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, मीन्स जो मेंबर हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे आर नॉट लायबल फॉर, they are not personally liable, they are liable to the extent of their guarantee or their credit facility। जितनी उनके ऊपर liability बनेगी उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। वो पर्सनली उनके घर का सामान कुछ भी उससे रिलेटेड नहीं जाया जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगर फेस वैल्यू है शेयर की एक कंपनी में 100 रुपये और मेंबर ने ऑलरेडी पे कर दिया 70 रुपये, तो
ही कैन मे बी कॉल्ड अपन पे नॉट मोर देन 30 पर शेयर। जितने शेयर के लिए वो एलिजिबल है उतने के लिए उसको बुलाया जाएगा, ठीक है, ना कि उसको पर्सनली लायबल किया जाएगा। ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स, आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर, डिबेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर कर दिया जाता है इन द वे प्रोवाइडेड फॉर बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। दो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हो आप लोग, इस पे तो डिटेल्ड चैप्टर भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट बता देती हूँ इनके बारे में कि एक होता है MOA और एक होता है AOA, क्योंकि बीच बीच में ना ये वर्ड यूज होते हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये वर्ड का मतलब है, इसका मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिख लो अपनी नोटबुक में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आम जनता के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है, जैसे कि आप प्रोस्पेक्टस मान सकते हो। प्रोस्पेक्टस को आप लोगों को दिखाते हो, कंपनी के बेनिफिट्स को दिखाते हो ताकि लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। जबकि AOA में इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। कंपनी का जितनी भी इंटरनल है मैंडेटरी चीज़ें हैं वो AOA के अंदर आती है। तो इन्होंने बोल रखा है कि जो आर्टिकल होते हैं कंपनी का वो सेक्शन 44 के हिसाब से पब्लिक कंपनी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी आर्टिकल शैल लिमिट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर। मीन्स अगर आप पब्लिक शेयर होल्डर हो, पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हो तो यू हैव सम liability or some limit related to transfer of these shares. Now separate property की हमने बात कर ली है कि separate legal entity होता है, एक बार फिर भी पढ़ लो। legal person separate from its member, it is capable of owing, enjoying and disposing of property। वो अपनी तरफ से बना भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं उसके हिसाब से। उसके बाद एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों। आप क्या करते हैं, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी का मैंने डिस्कस कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये इसलिए नहीं कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसलिए भी कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए कंपनी और एक पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लीगल रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जबकि यहाँ पे एग्रीमेंट है जहाँ पे आप पढ़ते हो कि अगर पार्टनरशिप डीड जिसको बोलते हैं, एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसके अंदर ही सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई जाती है। ये कंपलसरी होता है, ये ऑप्शनल होता है, ये लीगल एंटिटी है। जबकि फर्म्स पार्टनर्स आर नॉट सेपरेट, यहाँ पे हम कहते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन है, और हम कहते हैं कि लीगल एंटिटी है, मींस ये सेपरेटेड है फ्रॉम इट्स पर्सन्स या फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर बोल सकते हो। और जबकि हम पार्टनरशिप के अंदर ये बोलते हैं कि नहीं, अगर तो जो पार्टनर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाते हैं तो बंद हो जाएगी, मींस उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी भी बन जाती है। जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनल लायबल भी हो जाते हैं। देखो आगे यही पॉइंट लिखा है, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यहाँ पे हमेशा अनलिमिटेड होती है। फिर अथॉरिटी और प्रॉपर्टी, इट बिलोंग्स टू कंपनी एंड नॉट द इंडिविजुअल, ये कंपनी से बिलोंग करते हैं जबकि ये इंडिविजुअल पर्सन से बिलोंग करते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफर, हमने सीखा ना, दो कैटेगरी सीखी थी हमने इसमें, एक पब्लिक कंपनी और एक कौन सी सीखी थी, प्राइवेट। पब्लिक में तो आप इजीली मूव कर सकते हो, मूवेबल होता है, जबकि यहाँ पे आप मूव कर सकते हो विद अ सर्टेन लिमिट, कि आपने बोल दिया कि आप अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आप 50 ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, 50 आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। जबकि यहाँ पे कोई भी ट्रांसफ़र का राइट नहीं होता आपको। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करूँ तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी में कम से कम, अगर पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। और ये प्राइवेट की बात थी, प्राइवेट में 2 और ज़्यादा हो सकते हैं 200, जबकि पब्लिक में कम से कम 7 चाहिए और अनलिमिटेड हो सकते हैं।
और अगर आप मिनिमम 2 की बात करूँ, अगर पार्टनरशिप की बात करूँ, और मैक्सिमम होते हैं आपका जब जिस टाइप का आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि मैक्सिमम कितने होंगे, अलग अलग होते हैं। रिसोर्सेज इसमें बहुत ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है, जबकि इसमें पर्सनल रिसोर्सेज होती है पार्टनर की। जनरल पावर यहाँ पे MOA और AOA बनता है, और MOA में जो अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं ना पब्लिक के प्रोस्पेक्टस में, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जबकि यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है उसको आप आसानी से अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और इसके बाद इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात करूँ तो स्टैट्यूटरी बुक्स, ऑडिट, पब्लिकेशन, रजिस्ट्रेशन, फिलिंग, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। इसीलिए आपकी कंपनी और जो पार्टनरशिप है ना उसको मिला के LLP बनाए। ये जो बच्चे CA से बिलोंग करते होंगे ना, CA कैटेगरी वाले बच्चे होंगे, वो इस वर्ड से बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे। क्या होता था पहले के टाइम में कि कंपनी में देख रहे हो कितनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, और कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छी है, जैसे कि इसमें इतनी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं है लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसमें फॉर्मेलिटी वगैरह बहुत है लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी है। तो इन दोनों के मिक्सचर को मिला के इन्होंने LLP बनाई थी, जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डाले हुए थे। सो ये इंपॉर्टेंट अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मेरे भी दिमाग में आया तो मैंने आप लोग को बता दिया। नाउ डिसोल्यूशन की बात करूँ तो पार्टनर जो कंपनी होती है उसको आसानी से आप वाउंड अप नहीं कर सकते, उसका भी लीगल प्रोसीजर होता है। और अगर आपको कंपनी की डेथ होने से शेयर होल्डर्स के कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यू रहती है, जबकि अगर सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप भी बंद हो जाती है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड था आपका, ध्यान देना, किसके ऊपर बेस्ड था, कंपनी और पार्टनरशिप के ऊपर। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, बच्चों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्किप करके मत जाना। नाउ अगर मैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की बात करूं, द टर्म कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है that separates the individuality of a company from the personality or personalities of its shareholder। हम ये कहते हैं कि पर्सन्स लायबल नहीं है, पर्सन्स अलग हैं, कंपनी अलग है, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ये पार्टनर हो गए ABCD और ये कंपनी हो गई ABCD। तो हम ये कहते हैं कि कंपनी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ऑनर। अगर कंपनी से कोई नुकसान हुआ है तो वो ये लोग जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब ये कहना कि किसी सिचुएशन के अंदर ये दोनों एक हो जाते हैं, मीन्स शेयर होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनली लायबल ऑफ द कंपनी। ये जो शील्ड होता है एक तरीके की, ये प्रोटेक्टेड शील्ड है ना, एक तरीके का ये आपने कवच पहना हुआ है कि हम बोल देंगे अरे नहीं नहीं हमने थोड़ी, कंपनी का लॉस है, ये तो कंपनी ने इलीगल काम किया, ये तो कंपनी ने ऐसा काम किया। तो यहाँ पे एक शील्ड जो इसको प्रोवाइड किया ना, ये शील्ड उसको हटा दी जाती है। विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन इन मैनी होल्ड द शेयर होल्डर्स इंडिविजुअलिटी लायबल फॉर द कंपनीज। अब इसके लिए कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप करते हैं, तो दो सिचुएशन बताई है इन्होंने, स्टैट्यूटरी प्रोविजन और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन मीन्स जो हमें पार्लियामेंट के अथॉरिटी के हिसाब से मिले हैं, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मीन्स जो आपके जजेस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं, दोनों ही लीगल होते हैं। चलो अगर सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन की, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दिमाग खोल के सुनते रहना, क्योंकि एक भी पॉइंट स्किप हुआ तो आप इधर से उधर पूरा खराब हो जाएगा। मेंबरशिप फॉलोइंग बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम, अगर आपने मिनिमम जैसे पार्टनर्स हैं, मिनिमम आपकी क्राइटेरिया है पब्लिक कंपनी में 7, अगर मान लो 7 से कम हो गई किसी सिचुएशन में, मान लो 1-2 की डेथ हो गई या 1-2 इंसॉल्वेंट होगा जिसकी वजह से आपको कंपनी से उनको निकालना पड़ा, अब मेंबर बचे 5, अगर तो आप 6 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ मेंबर जो कम हुए हैं उनको बढ़ा देते हो या कुछ चेंजेस कर लेते हो तब तो ठीक है। अदरवाइज आप जो 5 लोग हो वो रिस्पॉन्सिबल हो कंपनी के लिए पर्सनली। देखो यही लिखा है, when the number of members of a company reduce below the minimum prescribed and the company continue to carry on the business for more than 6 months, while the number is so reduced, every person who is member of such company know this fact, ये जान रहा है वो इसके लिए पर्सनली लायबल है और उनको सू भी किया जा सकता है।
अगर आप प्रोस्पेक्टस में गलती करते हो, सेक्शन ये कहता है, सेक्शन इतना ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखो, अगर प्रोस्पेक्टस में भी गलती करते हो तो जितने भी मेंबर्स हैं वो भी पर्सनल लायबल हैं, और इवन आपको ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, आपको सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, अब इधर देखो, अगर प्रोस्पेक्टस को मिसलीड किया जाता है तो हर डायरेक्टर, हर प्रमोटर, इवन हर पर्सन जो कि उस कंपनी से रिलेटेड है वो लायबल है। इन एडिशन दीज पर्सन में भी चार्ज क्रिमिनली लायबल, जो सेक्शन 34 कहता है, उनको सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलेगी 447, सज़ा कितनी मिलेगी? 10 लाख, और या तो फिर 10 लाख या कंपनी का जितना भी हुआ हो 1% कंपनी का शेयर जितना भी हुआ हो टर्नओवर का 1% आपको पे करना पड़ेगा। और अगर वो 6 महीने से 10 साल तक की जेल हो सकती है। लायबल टू फाइन विच नॉट बी लेस देन, और मतलब जेल भी बता दिया, ये सब भी बता दिया, फ्रॉड करते हो। ठीक है, तो ये सब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना आप लोगों को कि कितना है, बस ये याद रखो कि अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो प्रोस्पेक्टस में तो ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। ठीक है, और हर पर्सन इसके लिए लायबल है। नाउ फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, देखो क्या होता है बच्चों कि अगर आपके पास मिनिमम जितनी भी आप एप्लीकेशन लोगों को इशू करते हो उस पर मिनिमम एप्लीकेशन रिसीव नहीं होती हैं, आपको जितनी आप इशू करते हो उतना लोग अप्लाई नहीं करते, तो आपको किसी क्राइटेरिया के तहत उनको वापस करने पड़ते हैं उनके पैसे। या सपोज आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, जब हम अलॉट वो वाला करते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं, तो उस केस में भी हम ये सीखते हैं कि हम कुछ ना कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं पैसे। तो अगर आप वो मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर नहीं रीपे करते हो, देख रहे हो कितना है मिनिमम 15 डेज, क्लोज ऑफ द इशू, नॉट पेड, तो डायरेक्टर को एक तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऊपर से वहां पे उनकी जिम्मेदारी। ये नहीं आप बोल सकते कि नहीं ये तो भाई कंपनी की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं आप बोल सकते। देखो और केस की बात करती हूँ मैं, कभी नहीं, हमेशा हम मानते हैं ये सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी है बच्चों, और ये सब्सिडरी कंपनी है। अब ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या है? ये ए है, ये बी है। मैं ए हूँ, मैंने बी कंपनी के 51 शेयर्स 50% से ज़्यादा होल्ड ऑन कर रखे हैं, तो ये मेरी सब्सिडरी कंपनी हो गई। ठीक है, हम मानते हैं कि जो होल्डिंग कंपनी होती है वो सब्सिडरी कंपनी से अलग होती है, लेकिन अगर इन केस सब्सिडरी कंपनी ने कुछ भी घपला कर दिया तो वो कौन जिम्मेदार होगा? होल्डिंग कंपनी उसके लिए जिम्मेदार होगी। इन्होंने बोला है वन कंपनी होल्ड मोर देन 50% ऑफ द शेयर ऑफ अनदर ऑफ अपॉइंट अ मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर। जो सेकंड कंपनी होगी वो सब्सिडरी कंपनी होगी, और जो पहली कंपनी होगी वो होल्डिंग कंपनी होगी, जो दूसरी कंपनी होगी वो सब्सिडरी कंपनी होगी। फिर उन्होंने बोला हर होल्डिंग कंपनी अटैच होती है, उसकी बैलेंस शीट अटैच होगी, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अटैच होगा, डायरेक्टर की रिपोर्ट अटैच होगी, ऑडिटर की रिपोर्ट अटैच होगी। किसके साथ? सब्सिडरी कंपनी की सब कुछ अटैच होगा होल्डिंग कंपनी के साथ। Thus it result into lifting the corporate veil because in the eyes of law a subsidiary company, यहाँ पे भी हम दोनों की जिम्मेदारी अलग मानते हैं, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होती है सब्सिडरी कंपनी के एंड से तो उसकी जिम्मेदारी होल्डिंग कंपनी की ही होगी। फॉर फैसिलिटेटिंग द टास्क ऑफ इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 210, इन्होंने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए तब भी आपको यही माना जाएगा, मिसमैनेजमेंट के लिए किसी को अपॉइंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में तब भी यही माना जाएगा कि जो आपको सेपरेट नहीं है, आप शेयर होल्डर्स पर्सनली लायबल हो, उसके लिए यहाँ पे आपका सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंपनीज, आइडेंटिफाई पीपल हु इज फाइनेंशियली कंट्रोलिंग द कंपनी, ये भी देखने के लिए कि फाइनेंशियली इस कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तब भी वो पियर्स द वेल मीन्स लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। फ्रॉड के केस में भी इसी तरीके का केस होता है, अगर कंपनी फ्रॉड कर रही है तो आप ये नहीं कहोगे कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, वहां पे डायरेक्टर्स, ठीक है, वाइंडिंग अप के केस में क्रेडिटर्स, जो भी लोग होंगे उस कंपनी से रिलेटेड, डेटर क्रेडिटर वगैरह,
वो उसके लिए जिम्मेदार है। डेटर्स विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, हाँ मैं एक कंपनी की डायरेक्टर हूँ सपोज, और मैंने बोल रखा है कि मेरी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तब भी मैं कंपनी और मेरी जो लायबिलिटी है वो सेम रहेगी, मैं नहीं बोल सकती कि सेपरेटेड हूँ मैं। लायबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट, अल्ट्रा वायर्स एक्ट का मतलब क्या होता है, देखो लिख लो। अल्ट्रा वायर्स एक्ट का मीनिंग लिखवा रही हूँ मैं, ये हो जाता है बियॉन्ड वंस लीगल पावर और अथॉरिटी। अपनी अथॉरिटी या अपनी लीगल पावर से जब मैं आगे की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेती हूँ, तब भी मेरी कंपनी और मैं एक ही माने जाऊंगी, अलग नहीं माने जाऊंगी। नाउ लायबिलिटीज अंडर अदर स्टैच्यू, और भी बहुत सारी लायबिलिटीज होती है, फेरा के केस के अंदर भी बात कर रहे हैं। इन एडिशन टू कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी में बी हेल्ड पर्सनली लायबल, पर्सनली लायबल होंगे अगर आप इनकम टैक्स के अंदर का कुछ भी मतलब एरियर वगैरह है, टैक्स में गलती हो रही है, तब भी ये कौन जिम्मेदारी है, पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड बात है, तब भी ये डायरेक्टर्स वगैरह की, शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो अगर मुझे कंपनी के कैरेक्टर के बारे में जानना है, एक केस दे रखा है इसमें, वो पढ़ाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। ये केस है डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ग्रेट ब्रिटेन लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था कि वेयर अ कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, लंदन में इनकॉर्पोरेट हुई और जर्मन टायर्स बेचने लगी, जर्मन की कंपनी थी वो, उसके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, डायरेक्टर थे, वो जर्मन थे। द कोर्ट लिफ्टेड द वेल, कोर्ट ने अलग कर दिया, मान लो कि कंपनी और जो मेंबर्स हैं वो एक ही है, तब ये पता चला है दैट द कंपनी वॉज अ जर्मन कंपनी एंड नॉट अ ब्रिटिश कंपनी। वो जर्मन कंपनी थी, एक ब्रिटिश कंपनी नहीं थी, वो एक एनिमी कंपनी की तरह ट्रीट की जाएगी। सपोज कोई एक तरीके का लिबास ओढ़ के अगर कोई काम को कर रहा है, उस केस में अगर आपको ये पता चलता है तो उस केस में भी पर्सनली लायबल डायरेक्टर्स वगैरह ही होंगे। हाँ, अगर आप टैक्स से बचना चाहते हो, टैक्स अवॉइड करना चाहते हो, उसके लिए आपने कंपनी बनाई है, तब भी आप और आपकी कंपनी एक ही माने जाओगे। टैक्स इवेजन, देखो 3 वर्ड पढ़ाती हूँ मैं, एक होता है टैक्स प्लानिंग, ये जब वर्ड आता है मैं ये सारे वर्ड्स पढ़ाती हूँ, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, और एक होता है आपका टैक्स इवेजन। देखो जब आप डिडक्शन वगैरह लेके, खर्चे वगैरह दिखा के अगर आप लीगल तरीके से टैक्स को बचाना चाहते हो तो वो टैक्स प्लानिंग होगा। अगर आप जो लॉ है उसके अंदर कुछ कमी ढूंढ लेते हो और जिसकी वजह से उसके बारे में लॉ में लिखा ही नहीं है, उसकी वजह से अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो टैक्स अवॉइडेंस कहलाएगा। और टैक्स इवेजन, जब आप टैक्स की चोरी करते हो, तो जब आप टैक्स की चोरी करोगे तब के केस में भी आपको और आपकी कंपनी को एक ही माना जाएगा। फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट हम कर ही चुके, अभी पढ़ा है ना, अगर फ्रॉड के केस में पकड़े जाते हो, अगर मेरे कानून के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छा माना गया है, या मुझे इस कंपनी की वेल को, कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरी कंट्री की भलाई के लिए है, तो भी उस केस के अंदर मैं इसी तरीके से स्टेप्स उठाती हूँ। सब्सिडरी जो कंपनी है वो एक एजेंट की तरह काम कर रही है, तब भी उस केस में कॉरपोरेट वेल लिफ्ट अप होगी। वेयर कंपनी इज अ शैम और क्लॉक, बताओ बच्चों शैम और क्लॉक का मतलब क्या होता है? शैम का मतलब होता है एक तरीके से फेक जो कंपनी बनती है, और क्लॉक का मतलब होता है आपने एक तरीके से गाउन पहन लिया, आपने लिबास तो पहन लिया कंपनी का, लेकिन आप कंपनी हो ही नहीं एक्चुअल में, बस लोगों को दिखाने के लिए आप कंपनी बन रहे हो, तो उस केस में भी क्या होता है, लिफ्ट करनी पड़ती है वेल। वेयर कंपनी इज यूज्ड फॉर वेरियस इलीगल, अगर इम्प्रॉपर यूज पर्पस के लिए काम हो रहा है, लीगल नहीं है, तो उस केस में भी कंपनी को और आपके मेंबर्स को एक ही माना जाएगा। फिर आगे देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज लॉ, कौन कौन होते हैं जो कंपनी लॉ को चला रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट मींस कंपनी लॉ में एडमिनिस्ट्रेटर है। द प्रेजेंट सेटअप डीलिंग विद द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन
एट 229 वेरियस स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारी अथॉरिटी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गई, स्पेशल कोर्ट हो गए, जोनल ऑफिस हो गए और फील्ड ऑफिसेज हो गए। बच्चों एक क्वालिटी है, एक बहुत अच्छी बात है इस पीडीएफ की, आप बोल सकते हो स्टडी मटेरियल की, कि इसकी लैंग्वेज अगर मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि जो भी बुक है वो हर पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्या है, वो कहना क्या चाहती है। तो आप लोग ना इसको खुद भी गो थ्रू करना जितने चैप्टर्स हो पाए। ऐसा नहीं है कोई भी बोले कि ये नहीं, ये वाली बुक, देखो इतनी, अब आपके पास अराउंड 1 मंथ अराउंड है, इसमें आप कितना कुछ करोगे। तो इसलिए अब आप अच्छे से इन बुक्स को गो थ्रू करना शुरू करो, और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्किप मत करना, उसको मैं आपको गो थ्रू करवा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। चलो आगे देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट मानी जाती है इसके अंदर, और ये सेक्शन इसके अंदर बोला गया है, इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 458 अलाउ करता है, पावर्स देता है गवर्नमेंट को कि वो सारे स्टेप्स उठा सके जो उसकी कंट्री के लिए या जो लॉ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, और 2013 में हैंडल की गई थी, कॉरपोरेट वेल के डिस्प्यूट्स पे बनाई गई थी ये। तो डिस्प्यूट्स वगैरह को हैंडल करने के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। और जो NCLT मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसमें कौन कौन आते हैं? कंपनी लॉ बोर्ड, एपेलेट अथॉरिटी, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और जुडिशियल एंड पावर्स आ जाती है इसके अंदर। फिर देखो आगे, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? तो देखो इसमें बोल रखा है प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। प्रेसिडेंट NCLT के 5 ईयर्स तक रहेंगे जज। जुडिशियल मेंबर्स में हाई कोर्ट होगा 5 साल तक, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होंगे 5 साल तक एटलीस्ट वो रहेंगे इसमें। टेक्निकल मेंबर्स रहेंगे, कौन कौन रहेगा इन अथॉरिटीज़ में, कौन कौन रहेगा उनकी बात की गई है, ठीक है। चेयरपर्सन रहेंगे, स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल, एपेलेट, ये कितने हैं ये सब देखो। ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, पावर्स क्या क्या रहती है। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये क्या है देखो। सेक्शन 410 अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एपेलेट ट्रिब्यूनल बना ले, जिसको नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल भी बोला जाता है, जिसमें चेयरपर्सन होता है, जजेस होते हैं, जुडिशियल होती है, टेक्निकल मेंबर होती है, लेकिन वो 11 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चेयरपर्सन होगा, जुडिशियल मेंबर होंगे, ये सब होंगे। फिर उसके बाद टर्म ऑफिस, प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन है या दूसरे मेंबर्स हैं वो कब तक रहेंगे। इन केस ऑफ चेयरपर्सन 70 साल तक की एज, इन केस ऑफ अदर मेंबर 67 एज है तब तो वो बन सकता है, अदरवाइज नहीं। ये क्या है? प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशल कोर्ट्स देख लो, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। चैप्टर 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कवर स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं 433 के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पर्पस क्या है? फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट ट्रायल ऑफेंसेस, जो भी किए जा रहे हैं इससे रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, उनको सॉर्ट आउट करना मेन मकसद है स्पेशल कोर्ट्स का। डायरेक्टर्स है, रीजनल कंपनीज है। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं आपके पेपर में। कंपनी क्या है? कंपनी की एसेंशियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे द एंटिटी ऑफ अ कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, सिविल रिलेट रेलिवेंट केस लॉ। इन्होंने बोल रखा है कंपनी अलग है उसके मेंबर से, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में हम डिफरेंस देख चुके हैं बच्चों। आगे की बात करूं तो कॉर्पोरेट वेल को समझाओ, ये भी हमने डिस्कस किया है। कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कब किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, देखो कॉर्पोरेट वेल में हम कहते हैं कि मेंबर इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स
मेंबर इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपनी, लेकिन जब लिफ्ट अप होती है ये तो हम ये कह देते हैं भाई अलग नहीं है, ये एक ही है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पे नोट्स बनाने के लिए आ सकता है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में आप लोगों को क्या मिलेगा जो स्किप नहीं करके जाना किसी भी हालत में, अगर आप कुछ भी ना भी पढ़ो तब भी कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स और एक तो आप ये, और एक तो आप जो मैंने बताया आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इसको करके जाना ही जाना है, अदरवाइज आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस चैप्टर में से मिस करोगे। ठीक है, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो मोर एंड मोर वीडियो। जब तक आप लोग फीडबैक मुझे अच्छे से नहीं दोगे मैं आगे उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाऊंगी। तो आप लोगों का फीडबैक इज मोर कंपल्सरी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।